नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध कला में सौदेश्यता का प्रश्न। ये इनका निबंध मिट्टी की ओर नामक निबंध संग्रह में संकलित है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कि सम्मान जब समय से पूर्व आता है तब उसके साथ आने वाले दायित्व का भार प्रीतिकर नहीं बल्कि भयंकर होता है। यानी समय से पहले अगर किसी को बहुत ज्यादा सम्मान मिल जाए तो उसके बारे में अपने विचार देते हुए कहते हैं कि वो दायित्व भयंकर प्रतीत होता है, भारी लगता है, बल्कि प्रीतिकर नहीं होता। मैं स्वयं नहीं समझ पाता कि मुझे कवि या सभा का अध्यक्ष चुनकर आपने अपने और मेरे प्रति न्याय किया है या नहीं। कवि सभा का उनको अध्यक्ष चुना गया, यानी उनको विशेष प्रकार का सम्मान मिला, लेकिन उसके प्रति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए ये अपने विचार बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि किंतु स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यह दायित्व मुझे प्रीतिकर नहीं जचता, कि मुझे ये बहुत स्नेहपूर्वक या प्रेम पूर्वक या अच्छा नहीं लग रहा, क्यों भयंकर लग रहा है। लेकिन बहुत दिनों से आने वाली परिपाटी के अनुसार उपकारक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना उपकृत का धर्म है, कि आपने मुझे ये जो दायित्व दिया है उसके प्रति वो अपनी कृतज्ञता भी अभिव्यक्त करते हैं। अतएव अपनी लघुता और आपके उपकार की महत्ता को दृष्टिगत रखता हुआ आपकी सेवा में अपना विनीत धन्यवाद निवेदन करता हूँ। पत्रात्मक शैली में ये निबंध है, तो इसमें वो धन्यवाद कर रहे हैं कि उनको ये दायित्व सौंपा गया है। प्रारंभ में ही कह देना चाहता हूँ कि अगर आप यह सोचकर मेरी बातें सुनने को उत्सुक हो रहे हो कि मैं कुछ काल के लिए आपको जीवन की धूल और धुएं से ऊपर उठाकर शून्य में बसने वाले आनंद लोक में ले जाऊंगा, यानी जीवन की वास्तविकता से मैं कल्पना लोक में ले जाऊंगा जहां आनंद है, तो शायद आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से ही सुनते रहने पर भी मैं काव्य को केवल आदर्शमयी कल्पना के रूप में ग्रहण नहीं कर पाया या नहीं कर सका। यानी एक कल्पना है और आदर्श कल्पना है, जीवन एक आदर्श है और काव्य को कल्पना के साथ नहीं जोड़ पाए हैं। वो क्या कहते हैं कि वास्तविकता के संघर्ष से असंतोष की जो चिंगारी उड़ती है वही मेरा स्वप्न है। युगों के दर्पण में कविता कामनी का अपार्थिव रूप देखकर शून्य में पंख खोलकर उड़ने की इच्छा जरूर हुई। कविता कामिनी यानी कविता रूपी जो सुंदरी है उसका अपार्थिव शरीर देखकर वो कहते हैं कि शून्य में पंख खोलकर उड़ने की इच्छा जरूर हुई, परंतु इसे देश की अपमानित मिट्टी का प्रभाव कहिए या मेरा अपना भाग्य दोष कि कल्पना के नंदन कानन में भी मिट्टी की गंध मेरा पीछा नहीं छोड़ती। यानी वास्तविकता से मैं दूर नहीं जा पाता। जब तक सत्य का आधार नहीं मिलता स्वप्न के पैर डगमगाते रहे। यानी मैं सिर्फ कल्पना को ही आधार नहीं मानता बल्कि सत्य पर आधारित ही रचना करता हूँ या विचारों की अभिव्यक्ति करता हूँ। यह कह दूं तो मंतव्य अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि देश माता यह सस्य श्यामल अंचल सिर्फ इसलिए सुंदर नहीं लगता क्योंकि उसमें प्रकृति सुषमा निखर रही है, वरन इसलिए भी उसके साथ भारतीय किसानों का श्रम, उसकी आशा और अभिलाषाएं लिपटी हुई है। क्या कहना चाहते हैं कि भारत माता का जो हरा भरा आंचल है वो केवल इसलिए सुंदर नहीं है कि वो सस्य श्यामल इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रकृति की सुंदरता है, बल्कि इसलिए है कि उसको सुंदर बनाने में भारतीय किसानों की श्रम मेहनत भी उतना ही अपना योगदान दे रही है। हिमालय को देखकर हृदय में गौरव तो जगा, किंतु उसके सामने मस्तक तब झुका जब कानों में अपनी ही भावना की है गुनगुनाहट सुनी कि नगराज पर्वतराज हमारे भाल का रजत किरीट है, कि हमारे माथे का वो एक मुकुट है, हमारे राज्य का द्वार प्रहरी है, अर्थात वो हमारे भारतवर्ष की रक्षा करता है। हिंद महासागर का मनोरम ध्यान उस समय मार्मिक वेदना में भीग कर महत्तर हो उठा जब उसके वक्ष स्थल पर खेलने वाले यानों पर तिरंगे की ज्योति नहीं मिली। थार के कणों में छिपकर गूंजने वाली तलवारों की झंकार ने बालू की तप्त सांसों के नाद को अपने भीतर गुम कर दिया। राजगिरी के वनों की हरियाली पर रवि रश्मि की शोभा उस समय और भी निखर उठी जब धर्म की ज्योति ने उस पर अपनी चमक फेंकी। यानी जो प्राकृतिक सुंदरता है उस सुंदरता वो भी अपने आप में वास्तविक कब प्रतीत होती है, जब वो हमारे भावों से जुड़कर हमारे देश से जुड़ जाती है, हमारे प्रेम से जुड़ जाती है, या उसको हम वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुझ पर कल्पना के पंख पत्थर बांधने का दोष अगर नहीं लगाया जाए तो मैं कहूंगा कि काव्य जीवन का हल्का और महत्वहीन अंश नहीं है।
कि इसे हम हल्के में नहीं ले सकते, या ऐसा नहीं कि काव्य का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो कब, जब मुझ पर कल्पना के पंख में पत्थर बांधने का दोष ना लगाया जाए, तब ऐसा सोचा जा सकता है। मन की साध को वायु में विसर्जित कर देना, पागलों के समान माला गूंथकर फिर उसे छीन कर देना, अकारण रोना, अकारण गाना और अकारण चुप हो जाना, ये क्रियाएं किसी हल्के गायक की हो सकती है, किंतु अगर कवि जो संसार के मस्तक पर आसन जमाना चाहता है ऐसे निरुद्देश्य काम करे तो उसकी महत्ता खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यानी जो संसार में अपनी एक विशेष स्थान बनाना चाहता है, मन मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है, वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। जिसने ऊंचा चढ़कर जीवन की छायावती का एक दृष्टि में पर्यवेक्षण किया है, उसने जन्म से पूर्व और मरण के पश्चात की रहस्य लीलाओं पर कल्पना दौड़ाई है। उसने उदय और अस्त में जन्म और यवनिका और पतन का रूपक देखा है। जिसके सामने नए अध्याय खुले और पुराने बंद हुए हैं, उसकी वृत्तियां इतनी हल्की नहीं हो सकती कि वह मेघों सा निरुद्देश्य मंडराता फिरे। यानी जैसे बादल हवा के साथ इधर उधर घूमते फिरते हैं, कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन एक कवि ऐसा नहीं करेगा। फूलों और पक्षियों के साथ अलस क्रीड़ा में मगन रहे। जिसने अधिक से अधिक आघात सहे हैं, जीवन के घमासान में अधिक से अधिक अनुभूतियां प्राप्त की हैं, अपने को अधिक से अधिक समीप से पहचाना है, वह अधिक से अधिक बलवान कवि है। यानी वो जिसने सच को जाना है, जीवन की वास्तविकता को पहचाना है, वही कवि वास्तविक है। और सच पूछिए तो उस मात्रा तक कवि है जिस मात्रा तक जीवन ने उसे अपना रूप दिखाया है, जीवन की वास्तविकता को उसने देखा है। उसके लिए कविता केवल जीवन की समीक्षा नहीं रह जाती, बल्कि गंभीर अनुभूतियों के प्रभाव से वह संसार के अर्थों की टीका यानी उनकी व्याख्या, जिंदगी की उलझनों की तस्वीर और उसकी समस्याओं का हल भी बन जाती है। सच्चा काव्य जागृत पुरुष का निनाद है, उसका स्वर है। कला के लिए कला का आराधन या शून्य में गाने वाले गीत विहग की स्थिति से ऊपर उठने के पहले कवि को संघर्ष और दुख की अग्नि में शुद्ध होना पड़ता है। कहने का भाव क्या है कि अगर कला के लिए कोई किसी कला को निखारना है तो पहले उसकी आराधना करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, एक दुख की अग्नि में, पीड़ा की अग्नि में खुद को झोंकना पड़ता है, उसके बाद ही उसका शुद्ध रूप निखरता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना तप कर ही शुद्ध होता है। बिना इस शुद्धि के कवि अपनी प्रतिभा को केंद्रित और ठोस नहीं बना सकता और न सत्य तथा मानवता की उच्च सेवा का बीड़ा ही उठा सकता है। मृत्यु की छाया तटी से होकर गुजरते हुए मानवता की अक्षय आशा तथा उमंग एवं प्रेम की अमरता और अमरता के प्रेम का महागान गाने वाला कवि निरुद्देश्य यात्री नहीं हो सकता। यानी बिना किसी उद्देश्य के उसका जीवन नहीं हो सकता। दिल में उमड़कर जबान तक आने वाली प्रत्येक कड़ी को वह बिना सोचे समझे कागज पर नहीं रख सकता। उसकी कल्पना में अगल बगल भावुकता और दार्शनिकता के पंख लगे रहते हैं। भाव भी हैं, विचार भी हैं, दार्शनिकता भी उसमें है। सच पूछिए तो प्रेरणा और भावुकता के आलोक में जगमगाने वाली दार्शनिक अनुभूतियां महान कवि का मेरुदंड है, वही उसका आधार है। प्रश्न काल में यथार्थवाद और साउद्देश्यता के समावेश का है। प्रश्न क्या है यहाँ पर? कला में सत्यता है और उद्देश्यता है, और अगर दोनों का समावेश है उसी पर प्रश्न है। जिसके खिलाफ कल्पकों का एक बड़ा दल यानी कल्पना लोक में रहने वालों का एक बड़ा दल सदियों से ये कहकर हुड़दंग मचाते आ रहे हैं कि काव्य में लौकिक उन्नति का मार्ग ढूंढने वाले समालोचक गलती पर है। कवि हमें वस्तु जगत की राह कम दिखाते हैं, मानस जगत के आदर्श जीवन निर्मित करने की ओर अधिक प्रेरित करता है। कला संसार से हमारा संबंध बढ़ाती नहीं है, बल्कि इस स्थूलता से मुक्ति का मार्ग बताती है। वो हमें सूक्ष्मता की ओर लेकर जाती है। इनके मतानुसार कला का उद्देश्य सांसारिकता नहीं, अलौकिकता है। यह जीवन की शांति को आगे ले चलने का साधन नहीं है। संक्षेप में, कवि का साम्राज्य संसार में नहीं बल्कि उस देश में है जो हमारे दुखों से बहुत दूर है। अगर बात सचमुच यही हो तो मुझे भय है कि जिस सभ्यता अफीम कहकर धर्म का बहिष्कार कर दिया, जिस सभ्यता ने अफीम कहकर धर्म का बहिष्कार कर दिया, उसके सामने एक दिन धर्म से दूर दूर उड़ने वाली कला को भी माथा टेक देना पड़ेगा।
पृथ्वी जो नई सभ्यता बसने जा रही है, उसका आधार भौतिक प्रेरणाएं हैं। स्वर्ग और नरक की कल्पना बड़ी शीघ्रता से ढही जा सकती है। अप्राप्त, धूमिल और शून्य आदर्श की खोज में मनुष्यों की शक्ति को बर्बाद करने वाली सारी संस्थाएं एक के बाद एक गिरती जा रही है। प्रेम और रोमांस को मिलाने वाली गांठ विज्ञान के द्वारा खोली जा रही है। मनुष्य वह चाहता है जो उसे पृथ्वी पर सहायता दे, वह नहीं जो भुलावा देकर उसे अकर्मण्य बना दे। यानी कल्पना या भटकाव नहीं चाहता। मानवता का प्राचीन मूल हिल गया है। ईश्वर और धर्म में स्थान पर विज्ञान और उपयोगितावाद डटते रहे हैं। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, यह नहीं कहा जा सकता। क्यों? यहाँ पर कुछ इसमें प्रिंट में नहीं है, तो आप इसको ध्यान दें कि जीवन का प्यार, जीवन का संगठन, जीवन में सौंदर्य सृष्टि घूम रही है। घूम फिर कर सभी धर्मों का यही उपदेश है कि जीवन में प्यार होना चाहिए, जीवन संगठित होना चाहिए, जीवन सौंदर्य सृष्टि से संयुक्त हो। ये सब धर्म चाहते हैं। हमने उन्हें भी अवतार माना जो ईश्वर को नहीं पूजते थे, किंतु जिन्हें जीवन में प्यार था, यानी जो जीवन से प्रेम करते थे। और ये नई सभ्यता जीवन के प्यार को लक्ष्य बनाकर बसने जा रही है। नास्तिकता के आधार पर आप इस नए धर्म का निरादर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पुराने धर्मों में भी जीवन ही प्रधान है। अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी मानव से प्रेम करते हैं, और ये प्रेम भी अपने आप में एक जीवन है, एक धर्म है, एक नई मानवता है। यह सभ्यता अनिवार्य रूप से आ रही है। यह विश्व का आगामी धर्म है। हमारे कलाकारों को इसे नोट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आगे कहते हैं कि मुझे भय है कि ऐसा करके मैं स्व उद्देश्यता के बंधन में कला को एकदम बांधकर निर्जीव कर देने का अपराधी हो रहा हूँ। यानी जो भी कला है उसे उद्देश्य पूर्ण ही होना चाहिए। अगर मैं इस बात को लागू करूं तो हो सकता है कि मैं कला को निर्जीव कर देने का अपराधी बन जाऊं। मगर मेरी सफाई यह है कि आपकी तरह मैं भी प्राणहीन कला की पूजा के खिलाफ हूँ। अर्थात जिस कला में प्राण नहीं है, जीवन नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि बसंत का गुलाब और कवि के स्वप्न अपने में पूर्ण है। वे किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं होते, किंतु उस अटल भेद की सत्ता को कैसे अस्वीकार किया जाए जो एक गुलाब के किंशुक से भिन्न करती है, गुलाब को किंशुक से भिन्न करती है, जिसकी विद्यमानता के कारण हम गुलाब के पास जाने से सुगंध पाते हैं और किंशुक के समीप जाने से छूछा रंग। तो कहने का भाव क्या है कि गुलाब की खासियत क्यों है? क्योंकि उसमें एक खुशबू है जो हमें आकर्षित करती है। लेकिन किंशुक जो गुलाब जैसा नहीं है, उसके पास जाने पर हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं करते, वो सुगंध, वो खुशबू नहीं मिल पाती हमें जो कि गुलाब से मिलती है। सम्यता की रुक्षता से समझौता करने के लिए कला को मैं लाचार कर रहा हूँ, सो बात नहीं है। यानी ये साम्यवाद की कहते हैं, साम्यवाद यानी रुक्षता, रूखापन, उससे समझौता करने के लिए ये कला को लाचार नहीं करना चाहते। जिस प्रकार साम्यवाद के उदय से पूर्व भी वही राज्य सुखी समझा जाता था जिसके अधिक से अधिक प्रजा सुखी थी, उसी प्रकार साहित्य के समग्र इतिहास में भी वही कवि विजय हुआ जिसकी कृतियों में मनुष्य की संस्कृति के लिए अधिक से अधिक स्पष्ट संदेश था। युग युगांत से मनुष्य अपनी चरम उन्नति के लिए चिंतित सा आ रहा है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा पर, भावना की प्रत्येक डाल पर वह इसी उन्नति या विकास के फल की खोज करता रहा है। जो वस्तु उसके विकास में सहायक नहीं हुई, उसकी सत्ता में स्थायित्व लाने के लिए मानव भी सचेष्ट नहीं हो सका। अर्थात जो उसके लिए उपयोगी नहीं थी, जो उसकी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाई, उसके लिए कोई विशेष प्रयास मानव ने भी नहीं किया। यही कारण है कि जिन कलाकारों की कृतियां बौद्धिक शक्ति से रहित नहीं थी, जिनकी वाणी रहस्यमयी माधुरी के संचार के साथ साथ बुद्धि के धरातल को भी ऊपर उठाने में समर्थ थी, उनके सामने संसार ने उन कवियों और कलाकारों को अपेक्षाकृत निम्न स्थान दिया जो केवल फूलों की हंसी और पक्षियों के कलरव का अनुकरण कर रहे थे। अर्थात जो जीवन की वास्तविकता या
कला को केवल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उन कवियों को महत्व कम मिला बजाय उनके जिन्होंने जीवन को वास्तविकता से जोड़ा। कवि कल्पना और सामाजिक जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित किए बिना साहित्य आयुष्मान नहीं हो सकता। कहने का भाव क्या है कि कवि जब अपनी कल्पना और समाज की वास्तविकता में तालमेल बिठाएगा तभी साहित्य लंबी आयु प्राप्त करेगा, यह समाज के लिए उन्नति कारक होगा। छोटी छोटी क्षणिक और हल्की भावनाओं का गीत परिणयन भी अपनी जगह मूल्य रखता है, अर्थात कुछ पल के लिए जो भाव मन में आते हैं, गीतों के रूप में हम उन्हें गूंथ देते हैं, तो वो भी अपने आप में मूल्यवान है। किंतु कलाकारों में तो श्रेष्ठ वही गिना जाएगा जो जीवन के किसी महान प्रश्न पर महान रूप से कला का रंग छिड़क सके। सच तो यह है कि ऊंची कला कोशिश करने पर भी अपने को नीति और उद्देश्य के संसर्ग से बचा नहीं सकती, क्योंकि नीति और लक्ष्य जीवन के प्रहरी है, दोनों ही जीवन के रक्षक है। और कला जीवन का अनुकरण किए बिना जी नहीं सकती, क्योंकि कला क्या है, जीवन से ही तो वो कुछ सीखती है, जीवन का ही तो अनुकरण है। चूंकि जीवन मंथन कलाकार का स्वभाव है और उसका जीवन कल्पना से उद्वेलित होकर उसकी ओर उन्मुख रहता है, जो सुंदर और महान है। इसीलिए उच्च कला की सभी कृतियों में प्रवेश पाने के लिए नीति अपना मार्ग ढूंढ लेती है। उसे कलाकार के सम्मान की प्रतीक्षा नहीं रहती। इतना ही नहीं, बल्कि कभी कभी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी कवि उसे इस प्रकार प्रदान करता है मानो यह उसका लक्ष्य नहीं रहा हो, मानो सौंदर्य सृष्टि की क्रिया से ही नीति और पुण्य का आलोक फूट पड़ा हो। ये किस लिए? अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। सच्ची कला में सुंदरता नीति प्रचार का शिकार नहीं होती, उद्देश्य के सामने माथा नहीं टेकती। ऊंची कविता का अगर रूप सुंदर होता है तो उसकी आत्मा, उसके अंतर्गत भाव भी पुण्य को प्रेरित करने वाले तथा मंगलकारी होते हैं। सोउद्देश्य कला के खिलाफ सारे तर्कों से अवगत रहते हुए भी मुझे ऐसे लगता है कि कवि भी सामाजिक जीव है और निरुद्देश्य उसकी जीभ नहीं खुलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में रहता है। समाज का प्रत्येक प्राणी कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता, तो कवि को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सौंदर्य सृजन की कला में असफलता हो जाने पर कवि को पश्चाताप होना स्वाभाविक है, किंतु चमत्कारपूर्ण सौंदर्य के सृष्टा को इस सूचना से सिर नीचा करने का कोई कारण नहीं दिखता कि अमोघ समालोचक ने उसकी कृति में सोउद्देश्यता का दोष निकाल दिया है। किसी के कहने से कलाकार को शर्म या शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, विशेषतः उस समय जब वह उद्देश्य सुंदरता की झीनी चादर में ढका हो, आवृत हो। कला मौलिक वस्तु नहीं होती, वह तो कृत्रिम है, प्रकृति या जीवन का अनुकरण मात्र है। किंतु प्रकृति की जो तस्वीर हम साहित्य में देखते हैं उसमें कवि के ही हृदय के रस का रंग होता है, यानी वास्तविक रूप में कवि अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति साहित्य में करता है। फिर यह समझ में नहीं आता कि कवि प्रकृति के रूप को पीकर उसे उगलते समय तटस्थ क्यों कर रहेगा, कैसे रहेगा। अर्थात जिस प्रकृति को उसने अनुभव किया उसे जब उगलेगा यानी काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करेगा तो वो तटस्थ कैसे रहेगा। काव्य की ज्योति सूर्य की सीधी किरण नहीं, बल्कि दर्पण या ताल में पड़ा हुआ उसका प्रतिफलित प्रकाश है। कहने का भाव क्या है कि किसी भी सौंदर्य को, किसी भी विचार को पहले कवि अनुभव करता है, उसके बाद वो काव्य के रूप में परिणित होती है और हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं। वास्तविक उसका भाव कौन समझता है? वो कवि ही समझ पाता है। इसीलिए जब हम साहित्य में किसी वर्ण्य वस्तु का चित्र देखते हैं तब उसके चारों ओर हमें एक प्रकार का आलोक मिलता है जो कवि की निजी भावनाओं तथा उस वस्तु विषयक उसकी निजी धारणाओं को निश्रित होता है, यानी उसकी अभिव्यक्त होता है। किससे? निजी भावनाओं से प्रेरित होता है या उस विषय वस्तु से प्रेरित होता है। वर्ण्य वस्तु के साथ कवि की निजी भावनाओं के सम्मिश्रण में ही सत्य और कल्पना का परस्पर आलिंगन होता है, यानी कुछ सच्चाई होती है और कुछ काल्पनिक, उन दोनों का मिला जुला रूप कवि की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। चूंकि चित्र रचने के समय रचयिता के वर्ण्य वस्तु विषयक निजी भावों की अभिव्यक्ति जरूरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, इसीलिए उसकी क्रिया तटस्थ नहीं रह सकती। लाख कोशिश करने पर भी कलाकार के जीवन संबंधी दृष्टिकोण से आप कला को भिन्न नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन ही इसका जन्म स्थान है, जीवन ही इसका पोषक है, पालने वाला है, और जीवन पर ही इसकी प्रतिक्रिया भी होती है। काव्य या कला किससे जुड़ी है? जीवन से जुड़ी है। किसी की यह उक्ति
बड़ी मौजू मालूम होती है कि काव्यगत कल्पना सत्य होती है, क्योंकि वह कभी भी आदर्श नहीं होती, तथा वह आदर्श भी होती है क्योंकि वह कभी भी सत्य नहीं होती। तो इसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। आगे क्या कहते हैं कि जीवन से अन्योन्य संबंध होने के कारण साहित्य को जाने या अनजाने अपने सौंदर्य के कोश में जीवन के उद्देश्य को छिपाकर चलना पड़ता है। जो साहित्य का रचनाकार है वो चाहे जानबूझकर करे या अनजाने में करे, उसे उद्देश्य को तो ध्यान में रखना पड़ता है। मिट्टी से कल्पना का संबंध टूट नहीं सकता। मिट्टी यानी हमारी वास्तविकता, धरातल, उससे हम कल्पना को अलग नहीं कर सकते। काव्य की सबसे बड़ी मर्यादा इसमें है कि वे राष्ट्र की अधिभौतिक उन्नति और विकास तथा उसके स्थूल इतिहास के ऊपर कोमल और पवित्र आकाश बनकर फैलता रहे, किंतु दूरस्थ शंख की भांति ध्वनित होकर हमारी वृत्तियों को गगनोन्मुख किए रहे। यानी दूर से जब एक ध्वनि आती है आकाश में गूंजती हुई शंख की, उसी भांति वो जो हमारी वृत्तियां हैं, हमारे जो विचार हैं, उनको भी ऊंचाई की ओर लेकर जाए, हमारी बौद्धिक आनंददायिनी शक्ति को सोने नहीं दे, तथा उन भावों को जागृत तथा चैतन्य रखे जो समकालीन सामाजिक आदर्श के अंग है। अर्थात आनंद किससे है? कल्पना से, लेकिन जो हमारे समकालीन सामाजिक आदर्श है उनमें भी चेतना बनाए रखे, उनके प्रति भी जागरूकता बनाए रखे। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं जो लेखक हैं, उन्होंने पत्रात्मक शैली अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है और ये बताया है कि काव्य क्या है। काव्य के भीतर जो भाव है वो केवल कल्पना मात्र नहीं बल्कि हमारे समाज की चेतना भी उसमें है। तो दोनों का सम्मिश्रण ही जीवन की वास्तविकता है। इसलिए वो मानते हैं कि कोई भी कलाकार किसी भी कला में बिना उद्देश्य के उसकी रचना नहीं कर सकता। कोई भी कला उद्देश्यता के बिना या सो उद्देश्य अगर ना हो तो वो सार्थक नहीं है। यानी कला उद्देश्यपूर्ण है, जीवन का अंग है, जीवन की वास्तविकता है, जीवन का रूप है। माना उसमें कल्पना का समावेश है, लेकिन वो कल्पना भी जीवन को आनंद देने वाली है, उसको बरगलाने वाली नहीं है, भटकाने वाली नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा चेतना देने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।